To my channel once again to base to big. So this is the third part we are going to cover of NCERT history chapter 6 जो है उसका थर्ड पार्ट है. सो अभी एक्चुअली बच्चों अभी ऐसा है ना कि हम लोग है ना पार्ट बाय पार्ट कवर अप कर रहे हैं ताकि क्या होगा ना कि आपको समझने में भी आसानी होगी और काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो आपको रिवाइज करने में भी पॉसिबिलिटी होगी कि जितना पार्ट हम लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को एक बार आप रीडिंग भी कर लोगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठने वाला है. ठीक है, तो चलते हैं बिना डिले किए हुए. एंड हाँ, और एक चीज़ है जो कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक माय वीडियो, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मदद मिले. और अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. और सब्सक्रिप्शन बटन जो है उसको दबा के रखिए, बेल नोटिफिकेशन को, तो कि ताकि जब भी आपके पास में कोई भी वीडियो हो जल्दी से जल्दी जो भी पब्लिश वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए आपके पास में. ठीक है, और कीप लविंग अस. सो चलते हैं. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इस पेज तक कवर अप किया था, पेज नंबर 58. तो यहाँ पे हम लोगों ने स्तूप भी देखी थी. ये यहाँ पे स्तूप आपको दिख रहा है जहाँ पे बुद्धा जी ने जो फर्स्ट अपनी जो सरमन है फर्स्ट पब्लिश की थी, जो फर्स्ट लेक्चर भी बोल सकते हैं अपना हमारे हिसाब से, या फिर फर्स्ट मैसेज उन्होंने यहीं पे दिया था. ये भी कहीं आपके जो है यूपी में भी सिचुएटेड है. ठीक है, तो आप लोग कभी अगर मौका मिले तो जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मज़े ले सकते हैं और हिस्ट्री को अनुभव कर सकते हैं. तो उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी ऑफ किसा गौतमी के बारे में. तो उनके जो मतलब जो एवरीथिंग इन द लाइफ इफ़ इट इज़ लिविंग बीइंग इज हैड इट हैज़ टू बी डेड. ओके, कोई अगर जन्म लेता है तो उसको मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना. तो अभी एक्चुअली डरना नहीं है किसी भी चीज़ से. ठीक है, तो चलते हैं. उपनिषद के बारे में लोग पढ़ेंगे. उपनिषद मतलब यहाँ पे देखिए ओल्ड वैदिक टेक्स्ट जो है हिंदुइज्म के अंडर में आता है. ओल्ड वैदिक टेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं. तो इसके रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर में दो पार्ट होते हैं, एक श्रुति एक स्मृति बोलते हैं. तो श्रुति के अंदर में वेद आता है, वेद के अंदर में चार पार्ट और आते हैं. एक होता है संहिता मंत्र जिसको बोलते हैं, इसमें मंत्र सारे बहुत सारे रहेंगे इस वेद में. ब्राह्मण एक होता है, एक आरण्यक एक होता है, एक उपनिषद होता है. और स्मृति के अंडर में होता है एक सूत्र, उसके बाद एक पुराण, गरुड़ पुराण जो भी आप लोगों ने सुना होगा नाम ऐसे. तो बाकी इन चीज़ों के बारे में आगे हम जानेंगे, इतना दिमाग में नहीं डालना है, बस याद रखिए उपनिषद जो होता है ये आप लोग रिलीजियस टेक्स्ट और वेद के अंदर में आता है. ठीक है, तो चलते देखिए. तो उस समय की बात है जब बुद्धा जब अपना प्रीचिंग दे रहे थे या फिर टीचिंग्स करा रहे थे. ठीक है, तो दूसरे कुछ और भी थिंकर्स थे. ठीक है, तो उनके पास भी कुछ ऐसे सवाल पैदा हुए अपने दिमाग में जो वो क्लियर आउट करना चाहते थे. इस पार्ट में वही कहा गया है. तो उन्होंने कहा था कि उनका कहना ये था कि वो ये भी जानना चाहते थे कि यार मतलब जो लाइफ क्या होती है मरने के बाद में, कहाँ आदमी जाता है, क्या होता है, सैक्रिफाइसेस क्यों दिया जाता है, क्यों परफॉर्म किया जाता है, ऐसे चीज़ें उनके दिमाग में काफ़ी मतलब हलचल मचा रही थी. ठीक है, तो सो यहाँ पे देखेंगे मेनी ऑफ द थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ. तो ऐसा उन्होंने ये सोचा था कभी कि ऐसा भी कोई शायद चीज़ होगा यूनिवर्स के अंदर में. ठीक है, जो कि वो मरने के बाद भी शायद रहता हो. तो उस चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा है आत्मन. मतलब आत्मा हम लोग जैसे बोलते हैं, हाँ. और द इंडिविजुअल सोल मतलब इंडिविजुअल सोल. ब्राह्मण मतलब होता है यूनिवर्सल सोल, मीन्स पूरा दुनिया का जो मतलब होता है, पूरी दुनिया को मिला के जो होता है लिविंग बीइंग, मतलब मरने के बाद भी जो जिंदा रहता है उसको बोल रहे हैं. यहाँ पे कहा गया है ब्राह्मण मतलब यूनिवर्सल सोल, और एक आदमी का जो इंडिविजुअल सोल होता है उसको आत्मा कहा गया है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वेर वन. तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा था कि आत्मा और ब्राह्मण एक है. ठीक है, एक है. इसीलिए जो उस समय पे ना ब्राह्मण को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था, या फिर जो भी वो कहते थे मतलब यूनिवर्सल सोल मतलब एक भगवान टाइप का मतलब एक दर्जा दे दिया जाता था. तो उन्होंने जो कहना है वही फाइनल है या फिर वही सच है, ऐसा कहा जाता है. ठीक है, तो चलते हैं. मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद. तो इनके जितने भी ऐसे कुछ आइडियाज हैं जो लेने लायक थे वो उपनिषद में इंक्लूड कर दिए गए. हाँ, ठीक है. तो मैंने जैसे कहा था कि वैदिक टेक्स्ट है, लेटर ये वैदिक टेक्स्ट के कुछ पार्ट भी बन गए थे. ठीक है, उपनिषद मतलब एक ऐसा होता है अप्रोचिंग, ये पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, द वाइज बिगर की स्टोरी है. और ये जो बॉक्स में जो नीले बॉक्स में देख रहे हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये बाद में देखेंगे. तो पहले हम लोग उपनिषद के बारे में क्लियर आउट कर लेते हैं इस आइडिया को. तो चलते हैं. तो उपनिषद के मतलब लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मीन्स कुछ चीज के बारे में जानना आसपास बैठ के. मतलब एक्चुअली कहा ये जाता है दिस टेक्स्ट कंटेंट्स, अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज उपनिषद, तो उपनिषद बेसिकली ओल्ड वैदिक टेक्स्ट. द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन
टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफन आइडियाज वेर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कन्वर्सेशन के टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन हो रहा हो, ठीक है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन चल रहा हो, और इसमें कुछ आइडिया भी होते हैं जो सिंपल डायलॉग के माध्यम से क्लियर आउट होते हैं हमारे पास में, ठीक है। अब देखते हैं, मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। कुछ उपनिषद जो थिंकर्स थे, जो उपनिषद मतलब जिन्होंने थिंकिंग जिनके थ्रू से गई है उपनिषद में, उनमें दो स्पेशली, एक होता है ब्राह्मण्स, एक होता है राजास। जैसे मैंने बोला कि ब्राह्मण्स वेर यूनिवर्सल सोल, ठीक है, जैसे क्रिस गेल है आपका यूनिवर्सल बॉस, मतलब वो मानता है ओवरऑल बॉस क्रिकेट के अंडर में, तो वैसे ही ब्राह्मण को यूनिवर्सल सोल कहा जाता था उस समय पे, ग्रेट, ओके। तो चलते हैं, ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स ऑल्सो सच एज गार्गी। गार्गी एक ऐसा उपनिषद थिंकर थी जो अपने लर्निंग के लिए फेमस थी, और वो बहुत सारे रॉयल कोर्ट्स में जो डिबेट्स होती थी ना, जैसे कि मैंने कहा कि उपनिषद में आपको डिबेट के माध्यम से पता चलता है उसकी थिंकिंग के बारे में, तो वही थिंकिंग में वो पार्ट लेती थी, वही डिबेट्स में पार्ट लेती थी रॉयल कोर्ट्स में, राजाओं के सामने, ठीक है। पुअर पीपल को रेयरली इस जगह पे नहीं लिया जाता था, हाँ, मतलब पोर पीपल को बहुत कम लिया जाता था, मतलब रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस। ये सब डिस्कशन में पोर पीपल का कोई वैल्यूएशन कम ही महत्व था, ठीक है। मतलब देखो अभी भी सेम ही है, कोई इंपॉर्टेंट बात में हटाओ इसको, ऐसे टाइम मतलब दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन, सो दे वेर डिजेक्टेड, ओके। सो अब चलते हैं, वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकाम जबला। तो एक ऐसा आदमी था जिसको मतलब लिया जाता था क्योंकि वो एक समय पे मतलब एक ब्राह्मण के स्टूडेंट बन चुके थे, ठीक है, जिनका नाम था गौतम। वो इधर पे लिखा हुआ आप लोग देखेंगे, ठीक है। एज ही हैड ए डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी वाज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, ठीक है। तो उनके अंदर में एक डिजायर थी, एक इच्छा थी कि वो रियलिटी के बारे में जाने, काफी इच्छा थी। तो इस चीज से एक ब्राह्मण टीचर थे गौतम, बहुत ही प्रभावित हुए। तो प्रभावित होने के बाद उन्होंने अपना उनको शिष्य बना लिया, ठीक है। तो ये जो सत्यकाम जबला है, इनका जो नाम पड़ा उनके मदर के थ्रू से पड़ा। उनकी वुमेन का वो जो स्लेव वुमेन थी, उनकी मदर एक स्लेव वुमेन थी, ठीक है, दासी थी, तो उनका नाम था जबली था, यहाँ पे देख सकते हैं जबली। तो उन्होंने ये जो चीज़ है उन्होंने उनके नाम से ये नाम पड़ा। तो पता ही आपको सत्यकाम जबला अगर आ जाता है कि कौन थे, तो आप लिख सकते हैं सत्यकाम जबला कौन थे, ठीक है। और उपनिषद के बारे में मैंने बता दिया, कहाँ से कहाँ क्या आंसर आप लिख सकते हो उपनिषद के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने गौतम जो जी ने उनको ले लिया था, ऐसा है ना, चलो पढ़ने के लिए ले लिया था, मतलब पढ़ाई कराने के लिए करके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट नोन थिंकर्स ऑफ देम। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि एक नोन थिंकर्स के मतलब बेस्ट नोन थिंकर बन चुके थे वही जो सत्यकाम थे। सत्यकाम के बारे में हम लोग और भी बाकी जानेंगे, ठीक है, दूसरे चैप्टर्स में भी आएंगे, या फिर हायर जब हम लोग करते रहेंगे पढ़ाई तो हम लोग उस चीज़ को क्लियर आउट करते रहेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप द नेम इन योर माइंड, दैट इज सत्यकाम जबला, ठीक है। तो चलते हैं, उस समय पे वो भी एक अच्छे थिंकर्स बन गए थे, उपनिषदिक थिंकर्स। सो मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स वेर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। बाद में जो उपनिषद्स के आइडियाज थे और भी अच्छे से डेवलप हुए, और भी अच्छे से पॉलिश्ड हुए, नई नई चीज़ें इन्वॉल्व हुई, किसके थ्रू से, शंकराचार्य के थ्रू से। किसके थ्रू से, शंकराचार्य। ये नाम याद रखिए, इनके बारे में हम लोग चैप्टर 7 में जानेंगे, क्लास 7 में जानेंगे शंकराचार्य। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शंकराचार्य एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत चीज़ें हम लोगों को दी हैं, सोसाइटी में दी हैं, तो इनके बारे में क्लास 7 में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया था। यहाँ पे देखिए 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के अंदर में 6 स्कूल आते हैं। बस जो आपको जानना है, 6 सिस्टम में हमारी फिलोसफी बिलोंग करती है, ठीक है। ये 6 सिस्टम हम लोग जानते थे। ट्रूथ, सत्य के 6 सिस्टम, 6 सिस्टम्स, किस सत्य, ट्रूथ के 6 नेम्स, ठीक है। बेसिकली आप लोग इन चीज नाम को ही जानिए और इनके डिस्कवरर कौन थे ये जानिए, बाकी और कुछ चीज़ जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ आपको इनको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड हु वाज द इन्वेंटर और हु वाज द जिस फाउंडर। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे 2 मैचिंग कर लेंगे, ऐसे करके 2 पार्ट में, एक आप लिख लेंगे स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी करके यहाँ पे, और यहाँ पे फाउंडर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 6 स्कूल्स के नाम लिख देंगे, 6 फाउंडर्स के यहाँ पे नाम लिख देंगे, और ऐसे ऐसे करके मैच कर लेंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा किसका कौन डेवलपर है, ठीक है, या फिर फाउंडर है। तो चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जस्ट ए मिनट, हाँ चलिए। तो यहाँ पे देखते हैं 6 स्कूल में है, एक है वैशेषिका, एक है न्याय, एक है समख्य, एक योग, एक पूर्व मीमांसा, ठीक है,
पूर्व मीमांसा, यहाँ पे देख सकते हैं, एक है वेदांत और एक उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये इन चीज़ों के बारे में भी ये काफ़ी डीप थिंकिंग है। तो ये 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, इनके अलग अलग पर्टिकुलर काम है। ठीक है, ये काम अभी आपके दिमाग में नहीं डालना है, लेटर हम लोग हायर स्टडीज़ में जाएंगे, क्लास 8, 9 के चैप्टर में ये सब आएंगे, तो उस समय पे आप लोग अच्छे से क्लियर आउट कर लीजिए। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है, इस जगह पे है ना 2 मैच कर लेंगे, इनको नाम याद रखने के लिए आपको एक जगह पे 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी कर लेंगे और एक जगह पे आप लोग फाउंडर कर लेंगे। तो ऐसे कैसे करके आप लोग मैच कर सकते हैं, ऐसे आपको नाम याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हम लोग अभी देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे मतलब यहाँ पे फाउंडर्स के नाम भी है और कुछ यहाँ पे स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के नाम बताए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्याय, समख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो इस 6 सिस्टम है। इनको फाउंडेड कुछ शेष जो ऋषि मुनि हैं, इन्होंने तैयार किया था, इन्होंने नाम दिया था या फिर इनकी क्रिएशन है। जैसे कोनड है, गौतम है, कपिल है, पतंजलि है, ठीक है, जामिनी है, व्यास है रिस्पेक्टिवली, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा इसका एक चीज़ करके कि आप लोग है ना इनके बारे में फाउंड आउट कीजिएगा। ये पर्टिकुलर जो नाम है इनका ये जो डेवलपर है, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। बाकी एक्सरसाइज में हमको बाद में जब हम लोग इस चैप्टर्स के कंप्लीट में एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे तब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा। ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इन लोगों के बारे में मैं बता दूंगा कि किसने क्या डेवलप किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, तो एक कहानी यहाँ पे भी है वाइस बेगर के बारे में। तो यहाँ पे एक डायलॉग है, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद 13 टाइप के उपनिषद होंगे, तो हम लोग बाद में जानेंगे 13 टाइप के उपनिषद क्या क्या हैं। तो उसमें से एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। ये छंदोग्य उपनिषद एक वैदिक टेक्स्ट है, तो वहीं से स्टोरी ली गई है। 2 ऐसे गुरु थे, सेजेस थे, ऋषि मुनि थे, उनका नाम था शौनक और अभिप्रातरीन। ठीक है, ये लोग बैठ के एक दिन खाना खा रहे थे। ठीक है, तो एक भिखारी आ गए इनके पास और कहने लगे कि कुछ हमें भी खाने के लिए दे दो। ठीक है, तो शौनक जो थे, शौनक ने बताया कि देखिए ऐसे है, हमारे पास कुछ खाने के नहीं है। ठीक है, तो इस भिखारी ने उन्हें कहा कि अच्छा आप बताइए आप किसको पूजा करते हैं। तो उस समय पे उन्होंने कहा कि द यूनिवर्सल सोल, मतलब ब्राह्मण की पूजा करते हैं या फिर यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। ठीक है, तो अभिप्रतीन ने कहा, तो बोला अच्छा इसका मतलब यूनिवर्सल सोल में कौन कौन आता है। तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल सोल पूरी दुनिया आती है, होल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें मैं भी आता हूँ यानी कि। तो बोला कि है ना, यूनिवर्सल सोल में अगर आप बोलते हैं तो यूनिवर्सल सोल में मैं भी आता हूँ, तो मैं कौन हूँ फिर, एक वर्ल्ड का ही पार्ट हूँ ना। तो बोला कि हाँ अरे भाई आपने तो सही कहा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग फिर मुझे डिनाई क्यों कर रहे हैं, आप लोग फिर मुझे दुख पहुंचा रहे हैं, हमें फूड नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप यूनिवर्सल सोल को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने सेजेस ने बोला अच्छा ये बात है, तो चलो फिर सॉरी ऐसा हमारे से गलती हो गई, तो हम आपको खाना देते हैं, और उन्होंने अपना फूड शेयर किया। ठीक है, ये एक स्टोरी है। यहाँ पे चलते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया सत्यकाम जवला के बारे में, पेज नंबर 60 में। ठीक है, पनिनी द ग्रामरियन के बारे में आज हम लोग देख लेंगे इस पार्ट में। उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बाकी जैनिज्म के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए पनिनी जो थे एक ग्रामरियन थे, एक ओल्डेस्ट ग्रामरियन। कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं ओल्डेस्ट संस्कृत ग्रामरियन कौन बोला जाता है, उनका नाम आएगा पनिनी। ठीक है, PANINI, पनिनी, याद रखिएगा पनिनी के बारे में। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक है वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जो यहाँ पे उस समय पे स्कॉलर्स भी हुआ करते थे उस टाइम पे। तो स्कॉलर्स में से एक फेमस स्कॉलर था, उनका नाम था पनिनी, जिन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर बनाया। उन्होंने वावल्स को, कंसोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर दिया ताकि अच्छे अच्छे फॉर्मूला के हिसाब से नए वर्ड्स बन सके। जैसे कि आप लोगों ने अलजेब्रा में देखा, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब या फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूला डालने के बाद में जो भी आपके पास में नए नए इक्वेशंस आते हैं, उसी टाइप में उन्होंने वावल और कंसोनेंट्स को सही तरह से, सही ढंग से मतलब ऐसे ऐसे अरेंज किया ताकि वावल्स एंड कंसोनेंट्स को, मतलब संस्कृत के वावल्स एंड कंसोनेंट्स को अच्छे से याद किया ताकि वो अच्छे से वर्ड्स दे, फॉर्मूला यूज़ किया। और ऐसे करते करते उन्होंने 3000 फार्मूला बना दिए। ठीक है, शॉर्ट फार्मूला। ठीक है, ताकि वो ठीक तरह से जो संस्कृत के वर्ड्स हैं लिख सके या फिर प्रोनाउंस कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में हम लोग इतना ही कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी ताकि इसके बाद में हम लोग आपको और अच्छे से कंटेंट्स दे पाएँ और अच्छे से दे पाएँ।
और थोड़ा मतलब अगर आप सपोर्ट करेंगे तो क्या ऐसा भी मतलब हम लोग चाहते हैं कि इस ऐसे जो कंटेंट्स है और भी अच्छे से विजुअलाइज तरीके से प्रेजेंट कर सके, गुड विजुअल वे से प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, जो जैनिज्म पढ़ेंगे अगले पार्ट में, इसी चैप्टर का 4th पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा है, पार्ट वाइज अगर हम करते हैं तो चीज़ को पढ़ने में सुविधा होगी और अच्छे से एलेबोरेशन अच्छा होगा, समरी अच्छी होगी और आपको पढ़ने में भी समझने में भी सुविधा होगा, ठीक है। तो आप भी एक पार्ट को देखते रहिए, उस पार्ट को पढ़िए, तो इजीली आसानी से आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे हेड।